हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी कि समावेशी शिक्षा। आज जो है उसकी आपकी राजन सीरीज की अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो अब तक आप लोगों की 4 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था। आज से हम अतिलक उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। लगभग आपके 150 क्वेश्चन है, तो हम 50-50 क्वेश्चन करके 3 दिन में इसको खत्म कर देंगे। फिर आपका जो है शैक्षिक मूल्यांकन या फिर अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी। या तो संस्कृत हो जाएगा या फिर हिंदी, ठीक, या फिर सामाजिक अध्ययन। इस तरह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करा दी जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले 2023 का क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि टीएलएम से आप क्या समझते हैं, यानी टीएलएम होता क्या है, आप टीएलएम से क्या समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं टीएलएम क्या होता है। टीएलएम का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इसको हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं, है ना। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि टीएलएम वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। यानी टीएलएम क्या है, एक प्रकार से शिक्षण अधिगम सामग्री है जिसकी मदद से क्या होता है कि अधिगम की प्रक्रिया को, यानी पढ़ाने की जो प्रक्रिया है या शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है, इसको सरल बनाया जाता है, सुगम बनाया जाता है, आकर्षक यानी बच्चों के लिए रुचिकर बनाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। फिर से समझिएगा, टीएलएम आपका एक ऐसा सामग्री है, या टीएलएम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा शिक्षण अधिगम सामग्री है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है। और इसका आप डिफिनीशन देख लेते हैं कि शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू क्लासरूम में आपका मैप यानी नक्शा यूज हो गया, ठीक है, कोई चार्ट पेपर यूज कर दिया, कोई आपका उससे संबंधित आपको फोटोज वगैरह या पिक्चर वगैरह दिखा दिया, तो यही आपका टीएलएम होता है। चार्ट पेपर, मैप, ठीक, ग्लोब, ये सब आपका क्या है, टीएलएम है। यानी पढ़ाने के लिए जो चीजों का यूज किया जा रहा है जिससे क्या हो, शिक्षण की प्रक्रिया सरल हो जाए, सुगम हो जाए, जो रुचिकर हो जाए, वही आपका टीएलएम हो। समझ में आ गया टीएलएम क्या होता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अपवंचित बालक और पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। यानी आपके जो अपवंचित बालक है वो पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है या कैसे अलग है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं अपवंचित बालक होते क्या है। पिछड़े बालक तो आप लोग सभी जानते हैं, बट अपवंचित बालक होते क्या है। तो अपवंचित बालक वे बालक होते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी नहीं पूरे कर पाते हैं, यानी वो इन सब आवश्यकता से भी वंचित रहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा आवश्यकता वाली चीज क्या है, खाना है ना, रहना है और कपड़े हैं। यही व्यक्ति की मूलभूत जो है आवश्यकताएं होती हैं। जब इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं कर पाते हैं तो वो आपके अपवंचित बालक कहलाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आपके अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। इसका देखिएगा कैसे है आपका आंसर कि अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं। वही मैंने आपको बताया, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी वो पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। और जबकि आपके पिछड़े बालक है वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। यही छोटा सा डिफरेंस है, यही एक दूसरे से भिन्न है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का आपका ये अति लघु होता है कि देखिएगा, क्वेश्चन है आपका श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे श्रवण विकृति करके पूछ सकता है, श्रवण दोष करके पूछ सकता है। तो क्वेश्चन सेम है, विकृति करें या दोष करें चीजें एक ही है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है। तो समझिएगा, ऐसे बालक
जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं, ठीक, या फिर उनके सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उसे श्रवण विकृति कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि श्रवण विकृति क्या होता है कि ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं या उनको सुनने में कोई ना कोई समस्या होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका श्रवण विकृति कहा जाता है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन है। देखिए ये आपका 18 में भी पूछा हुआ है और आपका 23 में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिएगा, डायट की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। यानी पूछ रहा है आपका जो डायट है इसकी क्या उद्देश्य है, दो उद्देश्य। तो आप कोई भी दो उद्देश्य लिख सकते हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो ये सीरीज में छपा हुआ है सेम आप वही लिखिए जी, आप कोई भी दो उद्देश्य लिख सकते हैं। तो पहला उद्देश्य है आपके डायट का कि शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, यानी आपका जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका विकास करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। यानी आपकी जो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों को साथ लेके जो है शिक्षा को स्थापित करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है निदानात्मक उपचारात्मक आप पढ़ चुके होंगे, तो वही निदान शब्द से पूछ रहा है आपसे। तो समझिएगा, बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता लगाते हैं। समझिएगा, मान लीजिए आप कभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक, तो आपको जिन समस्याओं का पता सॉरी जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक, अब उन्हीं समस्याओं को पता करते हैं ना जो टीचर, उसी को निदान कहा जाता है। ठीक, एक तरह से समझ लीजिए कि निदान क्या होता है, समस्या का पता लगाना आपका निदान होता है। ठीक, और फिर समस्या का उपचार करना क्या होता है, उपचारात्मक कहलाता है। बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को जो पता किया जाता है ना, इन्हीं समस्याओं को पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को निदान कहा जाता है। और निदान में क्या होता है, समस्या का पता लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हकलाने से क्या तात्पर्य है। हकलाने से क्या तात्पर्य है पूछ रहा है। तो हकलाना एक प्रकार का वाणी दोष है, आप सभी को पता है। जब पढ़ाया जा रहा था क्लास में तब भी पढ़ा बताया गया था आपको, बहुविकल्पी में भी बताया गया था। देखिए आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखिएगा आंसर क्या होगा। हकलाना एक वाणी दोष है, यानी हकलाना क्या है, एक वाणी दोष है, यानी ये बोलने का एक कमी है या बोलने की एक विकृति है। यानी जो आवाज संबंधित संबंधित होता है ना, उसी की एक आपकी वाणी दोष का एक प्रकार है आपका हकलाना। ठीक, हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में से केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। यानी हकलाना एक वाणी दोष है, लेकिन आपको अगर देखा जाए तो 1000 बच्चों के बीच में सिर्फ 8 से 10 बच्चे ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक, इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते बोलते रुक जाते हैं। इसमें क्या होता है, हकलाने में क्या होता है कि इसमें बच्चों को समस्या क्या होती है कि वो जब बोलते हैं ना तो बोलते बोलते रुक जाते हैं। ठीक, और कभी कभी वह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब वो बोलते हैं तो उनको बहुत उलझन महसूस होता है। ठीक, उसके बाद जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला हिला कर बोलना आदि, यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है। कहने का मतलब ये है कि हकलाना जो है एक प्रकार का वाणी दोष है। और देखा जाए तो 1000 बालकों में से सिर्फ और सिर्फ आपके 8 या 10 बालक इस समस्या से पीड़ित होते हैं। ठीक, इस समस्या में क्या होता है कि बच्चे जब बोलते हैं ना तो बोलते बोलते वो रुक जाते हैं, बोलते समय वो उलझन महसूस करते हैं। आप लोग अगर कभी टीचिंग करने गए होंगे जो बच्चे, तो उनको पता होगा जब आप कभी बच्चों से कुछ पूछते हैं क्लास में अचानक खड़ा करा के, तब भी उनको वो घबराहट की वजह से वो हकलाने लगते हैं। जब वो हकलाने लगते हैं तो उनको आप ध्यान देंगे तो वो क्या करते हैं कि अपनी आंखें बंद करके फिर आंसर को देते हैं। या फिर आप कभी देखे होंगे तो अपनी
हाथ की उंगलियों को अच्छे से मोड़ते रहते हैं आपके, ठीक है, जो हाथ की उंगलियां होती हैं उनको फोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका कभी कभी पैर हिला के इस तरह से आपके प्रश्नों का आंसर देते हैं, ठीक। तो यह क्या है, आपका हकलाना जो है वो मानव वाक शक्ति में एक प्रकार का बाधा है। वाक शक्ति यानी जो बोलने की जो क्षमता होती है, इसमें आपका हकलाना क्या है, एक प्रकार की बाधा होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका 2023 में पूछा हुआ है। परामर्शदाता के दो गुण बताइए। आपके परामर्शदाता के दो गुण बताना है, यानी जो परामर्श देने वाले होते हैं उनके दो गुण बताइए। तो सबसे पहला गुण तो यही होना चाहिए कि परामर्शदाता जो है वो परामर्श प्रार्थी या तो फिर परामर्श ग्राही कह सकते हैं आप, चाहे परामर्श ग्राही कहिए चाहे परामर्श प्रार्थी कहिए, चीजें एक ही है। तो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है। यानी सबसे पहला गुण तो यही होना चाहिए कि अगर परामर्शदाता के पास कोई परामर्श लेने के लिए आया है, तो उसकी समस्या जो भी है उसको सही डिसीजन लेने के लिए परामर्श परामर्श परामर्शदाता उसकी मदद करें, ठीक। चलिए अगला है आपका, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिससे परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या पर खुलकर चर्चा करता है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि परामर्शदाता जो होता है वो ऐसा वातावरण बनाता है कि उसके पास जो भी परामर्श लेने के लिए आए, वो अपनी सारी समस्याओं के खुलकर बिल्कुल जो है ओपनली उसको अपनी समस्याओं को बता सके, है ना। और परामर्शदाता कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आपका सेकंड पर्सन आया आपसे परामर्श लेने, तो उसकी समस्याओं को आप पब्लिकली शेयर कर दीजिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो परामर्शदाता का एक गुण ये भी होना चाहिए कि आपका जो परामर्शदाता है वो जो है क्या हो, विश्वसनीय हो, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 8 जो कि 2019 और 23 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं बताइए। आपके जो पिछड़े बालक है उनकी दो विशेषताएं बतानी है। तो पहला है आपका, पिछड़े बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है। जाहिर सी बात है, आपके जो पिछड़े बालक है उनकी चाहे शारीरिक विशेषता हो चाहे आपकी मानसिक विशेषता हो, वो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होती है, ठीक। चलिए अगला है आपका, पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती है, उनके सोचने विचारने तथा तर्क करने के तरीके भिन्न होते हैं, ठीक। यानी आपके जो पिछड़े बालक होते हैं उनके अंदर कोई मौलिकता नहीं होती है, ठीक। ये जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं या तर्क देते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 2000 आई थिंक 22 या 23 में पूछा था, यहाँ पे आपका जो है मिट चुका है तो इस वजह से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, पूछ रहा है आपकी बॉडी यानी शारीरिक इफिशियंसी से क्या तात्पर्य है, यानी शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है, तो इसको देखेंगे, समझते हैं। शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। यहाँ पे मापदंड होगा, ठीक, माना जाता है। आप ये कह सकते हैं समझने के लिए कि आपकी शारीरिक दक्षता क्या होता है कि आपके काम करने के ढंग को, आप कितने स्वस्थ हैं, ठीक, आपके अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक। अचानक कोई भी अगर स्थिति आती है तो आप उस स्थिति का सामना किस प्रकार कर रहे हैं। अगर आप मेंटली सॉरी शारीरिकली यानी फिजिकली अगर आप फिट हैं तो आप जो है क्या करेंगे, हर एक गतिविधि को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यही बोल रहा है कि शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, कम गति बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता को मापदंड माना जाता है, ठीक। आपका शारीरिक दक्षता क्या है कि आप कितने फिट हैं, आप किस कार्य को कितने अच्छे प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, ठीक। आपको जो है कितनी कम बीमारियां हैं या आप
आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की कितनी प्रतिरोधक क्षमता है। आप अचानक में कोई भी अगर स्थिति आ जाती है तो आप उनको किस प्रकार से क्षमता मतलब उसको सामना करने की किस प्रकार से आपके अंदर कितनी क्षमता है, यही आपकी शारीरिक दक्षता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। तो आपकी डायट के दो विभाग, किन्हीं दो विभाग के नाम लिखने हैं। तो पहला आपका विभाग समझ लीजिए है आपका प्रशासनिक शाखा विभाग। ठीक, पहला आपका क्या है, प्रशासनिक शाखा विभाग, और दूसरा विभाग है आपका योजना एवं प्रबंधन। डायट के कोई दो विभाग कौन से हैं वो फिर से देख लीजिए, आपके प्रशासनिक शाखा विभाग और दूसरा है आपका योजना एवं प्रबंधन। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो पर्यवेक्षण है, इनके दो प्रकार लिखिए। तो पर्यवेक्षण के आपके दो प्रकार हैं। पहला है आपका निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण, ठीक, और दूसरा है आपका लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है। यानी पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि के संदर्भ में आपका वास्तविक आयु क्या है। तो देखते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के सूत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक, और आपका यह सूत्र जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग ने 1912 में दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। तो वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं वो हम समझेंगे। वाणी बाधित और वाक दोष एक ही प्रकार के बच्चे होते हैं। तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है, यानी ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं। ठीक, इसलिए इनको वाक विकलांग कहा जाता है। हकला के, तुतला के या धीरे धीरे अटक कर बोलना या नाक के सुर से बोलना, ये सभी बच्चे आपके वाणी दोष बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके श्रवण विकलांगता के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, ठीक, मानसिक अयोग्यता वाले बच्चे हैं, भावनात्मक या व्यवहारिक रूप से उनके अंदर कोई विकार है यानी कोई कमी है, ठीक, बौद्धिक भिन्नता वाले यानी बच्चे या तो बहुत प्रतिभाशाली हैं या तो मंद बुद्धि वाले हैं या तो पिछड़े बुद्धि वाले हैं, ये सभी बच्चे आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर से समझिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं वो, मानसिक रूप से जो अयोग्य बच्चे हैं वो, ठीक, और आपके भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से जो उनके अंदर विकार पाए जाते हैं वो, और बौद्धिक रूप से जो भिन्नता वाले बच्चे होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हो गए, मंद बुद्धि वाले बच्चे हो गए, ठीक है, पिछड़े बच्चे हो गए, ये सभी बच्चे आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो आपके सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं वो हम देखेंगे। तो मंद गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर और ध्यान केंद्रन की समस्या या फिर सृजन क्षमता की कमी। ठीक, तो आपके सामान्य बच्चों में ये सारी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बच्चों की दो विशेषताएं यही है कि आपके सामान्य बच्चों की जो बुद्धि होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है। ठीक, यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, इनके अंदर कोई अक्षमता नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको सामान्य बच्चे बोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसको आप अपने अनुसार समझिएगा कि ऐसे बच्चे जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रह जाते हैं वे आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। ठीक, यानी क्लासरूम में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे सही से मतलब जितना गति होना चाहिए सीखने का उस गति से सीख रहे हैं, बट जो बच्चे उन सामान्य बच्चों से पीछे हैं, ठीक, तो वही आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, जो अपने कार्य में, ठीक, अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो वास्तविक आयु इक्वल टू क्या होता है, आपका सूत्र सभी को याद होना चाहिए।
वास्तविक आयु पूछा है, तो देखिएगा आपका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है वो क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र, ठीक, इन शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिएगा, मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे आपका वास्तविक आयु पूछा है, तो आपका वास्तविक आयु यहाँ चला आएगा, बुद्धि लब्धि यहाँ चला आएगा। मैथ के जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज है। तो वास्तविक आयु बटे क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक आयु इक्वल टू क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो आंशिक रूप से जो शारीरिक अक्षम बालक हैं वो कौन कौन से हैं? आपके दृष्टि बाधित बच्चे हो गए, वाणी बाधित बच्चे हो गए, श्रवण बाधित बच्चे हो गए, और आपके अस्थि बाधित बच्चे हैं। ठीक है, चलिए आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों की सभी प्रकार समझ में आया। 4 प्रकार के होते हैं, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और आपके अस्थि बाधित। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वंचन का क्या अर्थ है? तो समझिएगा, वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित। यानी कहने का मतलब ये है कि वंचन जो होता है वो जीवन की एक बहुत ही नेगेटिव स्थिति है। इसमें क्या होता है कि मानव मानव का जो विकास करने की जो क्षमता है उसमें आपका वंचन बाधक के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? आपके जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं वो जो आपके समस्यात्मक व्यवहार करते हैं उसके क्या क्या कारण है वो पूछ रहे हैं। तो कारण तो बहुत होते हैं, तो डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला तो है आनुवंशिक कारण। ठीक, तो हो सकता है वो बुद्धि से दुर्बल हो, विरासत में मिले दुर्व्यसन, यानी हो सकता है कि उसकी बुद्धि ज्यादा विकास ना की हो। ठीक, विरासत यानी फैमिली से उसको दुर्व्यवहार मिला हो। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका शारीरिक कारण। हो सकता है वो शरीर से बहरा हो, अंधा हो, गंजापन यानी कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ये सब विकृति के कारण भी आपके समस्यात्मक व्यवहार बच्चे करते हैं। अगला है आपका संवेगात्मक कारण, जैसे बिस्तर का गीला करना, चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना, ये सब आपके क्या है? संवेगात्मक कारण। ठीक, अगला है आपका सामाजिक कारण। तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध और बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि, ये सब आपका सामाजिक कारण है। इन सब कारणों की वजह से बच्चे जो है समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, यानी सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सिखाना, यही आपका सामाजिक निर्देशन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो छात्रों को जो निर्देश प्रदान किए जाते हैं उनकी विधियों का नाम लिखना है। तो देख लीजिए कौन कौन सी विधि है आपकी। तो व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और आपका अनुवर्तन सेवा, ये आपकी निर्देशन प्रदान करने की विधियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? तो आपके जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी जो बुद्धि होती है ना वो सामान्य बालकों से अधिक होती है, और आपके प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो 140 से अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, बुद्धि लब्धि बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। यानी आपकी जो बुद्धि लब्धि है वो यह बताती है कि बालक की बुद्धि का विकास कितना हुआ है या किस गति से हो रहा है। ठीक, आपके जो ये मनोवैज्ञानिक जी हैं पॉल एवं ब्रूस, इनके अनुसार देख लेते हैं बुद्धि लब्धि क्या है। तो बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। यानी आपके पोल एवं ब्रूस का कहना है कि आपकी बुद्धि लब्धि यह हमको बताती है कि जो बालक हैं उनका जो मानसिक योग्यता है उसकी विकास किस गति से हो रही है। ठीक,
तो देखते हैं, जैसे कि किसी बालक की मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। आपका वही फॉर्मूला है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी 10/8 गुणे 100, है ना। यही आपका है, इसको काट पीट दीजिए। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 2 5 10, तो 25 पंजे 125, तो यही आपका बुद्धि लब्धि यहाँ पे आ गया। ठीक, क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। यानी आपकी जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य शिक्षा से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार भिन्न है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। आप सभी को पता है, जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे हों या विशिष्ट गुण वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर आपकी समावेशी शिक्षा अपनाई जाती है। ठीक, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है ना, वो आपके सामान्य बालकों को शिक्षा नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा अलग है। आपकी जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य बच्चों की शिक्षा से बिल्कुल डिफरेंट है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। यानी आपकी जो निर्देशन है इसके दो प्रमुख उद्देश्य लिखना है। तो पहला उद्देश्य है स्कूल में समायोजन में सहायता करना। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है, आपका जो निर्देशन है ना उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि स्कूल में समायोजन कर, स्कूल में समायोजन कराने में सहायता कर। ठीक, उसके बाद है आपका दूसरा निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना। छात्र को जिस सब्जेक्ट में रुचि है, इंटरेस्ट है, उनको सेलेक्ट करने में बच्चों की सहायता करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परामर्श का अर्थ स्पष्ट करना है, तो डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श क्या है वो हम समझेंगे। परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। आपका परामर्श क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों के प्रति, ठीक, या फिर वह कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो परामर्शदाता के पास जाता है और अपनी समस्याओं को बताता है। फिर आपके परामर्श जो दाता होते हैं ना, वो उनको जो है उनकी समस्याओं का जो है हल, या फिर उनकी समस्याओं से संबंधित वो उनको सुझाव देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। निर्देशन और परामर्श आप अगर जानते हैं तो आप ये अंतर बता सकते हैं। आपका पहला अंतर ये है कि निर्देशन जो होता है वो सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है। जब आपको कभी किसी चीज के लिए गाइड किया जाता है तो क्या होता है, क्लास में टीचर आपको एक साथ गाइड करते हैं, ठीक, या फिर पर्सनली एक बच्चे को भी गाइड करते हैं, ये आपके निर्देशन में होता है। लेकिन परामर्श में क्या होता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति को जो है परामर्श दिया जाता है। ठीक, निर्देशन में क्या होता है, ग्रुप में भी हो सकता है और आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन परामर्श में क्या होगा, हमेशा जो है एक ही इंसान को, एक समय पे एक ही इंसान को परामर्श दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अंतर क्या है, निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन में क्या होता है कि व्यक्ति को उनकी समस्या जो भी है उस समस्या का समाधान करने के लिए उनको उस योग्य बनाया जाता है। ठीक, और जबकि परामर्श के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है, उनको सेल्फ गाइडेंस के लिए उनको इतना सक्षम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मध्यम रूप से
दृष्टि बाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो आपकी जो मध्यम रूप से दृष्टि बाधित व्यक्ति होते हैं, उनकी नेत्रों की देखने की क्षमता 20/70 से लेके 20/200 तक होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। यानी अगर कोई बच्चा अस्थि बाधित है तो उसको कैसे पहचानेंगे, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो विकृत नितंब, ठीक, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरज्जू का वक्र होना, ये सब क्या है, आपके अस्थि बाधित बच्चों की पहचान है। यानी उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम है, हाथ या पैर हाथ या पैर में या शरीर के किसी भी पार्ट में विकृति है, ठीक, वो अपनी दैनिक कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे उनको समस्याएं आ रही है, तो ये सारे बच्चे आपके अस्थि बाधित बच्चे हैं और हम इन सब चीजों को देख के आपके अस्थि बाधित बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो आपके असुविधा संपन्न समूह में आपके अनाथ बच्चे आते हैं, श्रमिक बच्चे आते हैं और आपके निर्धन आदि के बच्चे आते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, अपवंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि आपकी अपवंचित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो अदर बच्चों को, यानी उनके उम्र के जो बच्चे हैं या उनके जो उम्र के साथी हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक, और जिन बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है वही आपके अपवंचित बालक होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सुविधाओं से वंचित बालक हो सकते हैं आपके। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण आपके अपवंचित छात्र इस श्रेणी में आते हैं। यानी उनके आर्थिक रूप से अगर वो नहीं सही है, सामाजिक रूप से नहीं ठीक है, ठीक है, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, इन सब के कारण भी वो हर एक चीजों से अपवंचित हो जा रहे हैं, तो ये आपके अपवंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक, तो समझिएगा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके 140 से अधिक जिनका होता है वो आपके प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। या फिर ये भी दिया है कि कुछ बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 180 से 190 तक हो सकती है। सामान्यतः 140 से जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है या उनसे अधिक होती है वो आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 क्वेश्चन है, 47 नंबर है आपका, दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते तो उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये सारी चीजें पढ़ा दिया जा रहा है तो अब तो आप अपने से बना के आंसर लिख सकते हैं ना, इसमें रटने की तो कोई चीज है नहीं, है ना। अब देखिएगा, दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टि बाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सके। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, यानी दृष्टि बाधित बालकों को शिक्षा देने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि बच्चा दृष्टि बाधित होते हुए भी, ठीक, समाज में क्या करे कि अच्छे से समायोजन स्थापित कर सके। अब ये नहीं कि अगर वो देख नहीं सकता है तो इस बेस पे वो हर एक चीजों से अलग रहे, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको ये शिक्षा इसीलिए दी जा रही है कि वो सभी की तरह समाज में अपने आप को समायोजन वो स्थापित कर सके। ठीक, दृष्टि बाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि है। यानी जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए लिखने के लिए आपकी ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। आपकी ब्रेल लिपि में क्या होता है कि 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से हो, यानी आपके 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो इन संकेतों के माध्यम से क्या होता है कि ये मोटे कागज पर अंकित की जाती है। फिर दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से
बिंदु संकेत को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। जैसे वो देख नहीं सकते हैं ना, तो वो टच करके छू की चीजों को समझते हैं। 6 बिंदु रहता है, अब वही उभरे हुए होते हैं, अब इन्हीं 6 बिंदुओं की मदद से उनको पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? 2018 में पूछा हुआ है। तो धीमी गति से सीखने के कारण है, तो पहला कारण ये है कि आपके इन बालकों की जो मानसिक योग्यता है वो औसत से काफी कम होती है। आपके जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं उनकी जो मानसिक योग्यता है वो औसत से काफी कम है, यानी एवरेज बच्चे का जो होता है मानसिक योग्यता उससे कम होता है, तभी तो वो धीमी गति से सीख रहा है। ठीक, अगला है आपका, ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2018 में पूछा हुआ है, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। यानी अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे हैं उनके दो प्रकार बताना है। तो पहला है आपका डिसलेक्सिया और दूसरा है आपका डिसकैल्कुलिया। ठीक, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में, यानी वो पढ़ने में अक्षमता होते हैं, और डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि यहाँ पे कैलकुलेट करने में, यानी गणना करने में यहाँ पे इनको समस्याएं आती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ है, पर्यवेक्षण के दो प्रकार लिखिए। तो पर्यवेक्षण के दो प्रकार है आपके, संशोधनात्मक या फिर निरोधात्मक। दो प्रकार आपके हैं, पहला है आपका संशोधनात्मक और दूसरा है आपका निरोधात्मक। ठीक, ये आपके पर्यवेक्षण के दो प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में पूछा हुआ 51 नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल से हम 52 कंटिन्यू करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। तो विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र पूछ रहा है, तो विद्यालय पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, यानी आपके विद्यालय पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है वो काफी फैला हुआ है, काफी ज्यादा है। ठीक, इसमें अब क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें विद्यालय का प्रबंधन, यानी विद्यालय का जो मैनेजमेंट है वो आएगा, भवन आएगा, यानी आपके विद्यालय का भवन आएगा, कक्षा कक्षों संबंधित मानक, यानी कक्षा से संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आएंगे, खेल का मैदान, खेल का मैदान का आकार, नहीं जो आपका प्ले ग्राउंड है उसकी साइज क्या है वो सब आएगा, छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की क्या संख्या है, एवं कोर्स के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, यानी कितने छात्र हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कितनी आपकी क्लासरूम है, क्लासरूम की क्या संख्या है, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की स्थिति, यानी आपके जो साइंस वगैरह है उनके लिए क्या आपकी लैब वगैरह की जो है व्यवस्थाएं हैं। ठीक, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। तो आपके विद्यालय पर्यवेक्षण का जो क्षेत्र है ना वो काफी विस्तृत है, यानी बहुत सारी चीजें आपके विद्यालय पर्यवेक्षण में आती हैं। अब जैसे कि क्या क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपका विद्यालय का प्रबंधन आता है, यानी विद्यालय का मैनेजमेंट आता है। ठीक, उसके बाद आपका भवन आता है। ठीक, फिर आपके क्लासरूम के संबंधित जितने भी स्टैंडर्ड्स है, जितने भी मानक है वो आते हैं, खेल के मैदान का आकार आता है। ठीक है, छात्रों की संख्या आती है, और छात्रों की संख्या और कोर्स के अनुसार क्लासरूम की संख्या आती है। ठीक, कि आपके अगर इतने बच्चे हैं तो इतने बच्चों को अकॉर्डिंग इतनी सारी क्लासेस होनी चाहिए, यानी क्लासरूम्स होनी चाहिए। फिर आपकी लैब की क्या स्थिति है, प्रयोगशाला की क्या स्थिति है, ये भी आपके पर्यवेक्षण में आता है, पर्यवेक्षण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला है आपका शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं, यानी जो शिक्षक है, छात्र के अकॉर्डिंग शिक्षक है कि नहीं है। आपके लगभग 6-7 टीचर होने चाहिए स्कूल में, अगर संख्या ज्यादा है छात्रों की तो टीचर की भी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो यही आपके विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र है। तो हमने आज इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, टोटल 51 क्वेश्चन को, और कल से हम 52 से स्टार्ट करेंगे। 150 क्वेश्चन है, 50-50 करके चलेंगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और लेंदी भी नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो अच्छे से हमारे चीजों को समझ में आएगा, क्लियर होता चला जाएगा। और क्लास कैसी लगी है ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। और फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और बस एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, इतना ही हम लोग अपनी मेहनत के लिए एक्सेप्ट करते हैं। कि आप आशा करते हैं कि आपको अगर क्लास अच्छी लगती होगी तो आप एक लाइक करेंगे, एक कमेंट करेंगे और एक शेयर करेंगे।
इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो फिर समझ के चलिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो लास्ट जून में, ठीक, लास्ट जून में, अगर जून में नहीं होता है तो आपका पक्का है कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में होना फिक्स है। ठीक, तो फिर क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम 52 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो पीछे की क्लास है उसको रिवाइज करिएगा। क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहां पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।